देखो, इसके पहले हमने क्या किया था, एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव किया, ठीक है, जिसमें हमने लॉन्ग, इन्फिनेटली लॉन्ग जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें, उससे आर दूरी पर पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है उस फॉर्मूले को लिखा था सबसे पहले, शुरुआत वहीं से करी थी हमने, याद है अभी जस्ट। अब हमको उसी चीज को डिराइव करना है, यानी आप बोलोगे सर ये एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले पता है, ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर आपको दिख रहा है जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, इसके कारण जो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करने वाले हैं, यानी किसी पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ये पता करने वाले अभी। तो आप लोग बोले थे सर इस डेरिवेशन को तो आप परसों ही बताए थे, जो एकदम बड़ा डेरिवेशन बना था जिसमें दो स्पेशल केसेस हमने लिए थे, फाइव वन फाइव टू एंगल लिए थे, याद है आपको, वही काम कर रहे हैं, बस वो काम अभी हम किसकी मदद से कर रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम काम वही कर रहे हैं, यानी कि उसी कंडक्टर, उसी स्ट्रॉन्ग, ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो हम वही काम कर रहे हैं, बस अब उस काम को हम किसकी मदद से कर रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ले लूँ जिसमें करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर फॉर्म में होंगी, है ना, सर्कल्स के फॉर्म में होंगी, और फिर मैं आर दूरी पर किसी एक लूप को ले लेता हूँ, वहाँ एक पॉइंट पी लेता हूँ और उसको वहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट की कल्पना करता हूँ जिसकी लेंथ कितनी है, डी एल। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो लेंथ का डायरेक्शन है, स्मॉल एलिमेंट का जो डायरेक्शन है और बी का डायरेक्शन है, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो जब दोनों सेम होगा तो अगर आप उस लूप के अलोंग इसका क्लोज्ड इंटीग्रल निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे वही कहानी होगी कि बी डी एल और कॉस कितना हो जाएगा, जीरो। कॉस जीरो क्यों होगा, क्योंकि बी और डी एल की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। क्यों डायरेक्शन सेम है, क्योंकि अभी हम बताया कौन से रूल से, राइट हैंड रूल से, कि अगर नीचे से ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रही है तो आपको उस कंडक्टर को वैसा ही पकड़ना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और आपका अंगूठा भी उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। ऐसा करने के बाद आपकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ रही हैं वही दिशा किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, है ना, ऐसा ही है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब वो जैसे ये कंडक्टर है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो सर्कुलर फॉर्म में है, तो ये देखो, अब उसी सर्कल्स को ना किसी एक पॉइंट पर ला करके टेंजेंट खींच दो तो वो किसके डायरेक्शन शो करेगा, डीएल के डायरेक्शन शो करेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम वो वाला रूल लेंगे, कौन सा रूल, राइट हैंड रूल लेंगे, तो अंगूठा करंट की दिशा में हो गया, अंगूठा करंट की दिशा में, और ये उंगलियां उस दिशा में होनी चाहिए जिस दिशा में पॉइंट है, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन हथेली के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, यानी कि उधर, और उधर ही किसका डायरेक्शन था, डीएल का भी डायरेक्शन था, तो डीएल और बी का डायरेक्शन सेम होने के कारण कॉस जीरो हो गया, बी बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा, डीएल बचेगा अंदर, कॉस जीरो वन हो गया, बी बाहर आ गया और अंदर केवल डीएल बचेगा। तो अब बताओ ये डीएल क्या है, डीएल छोटा सा टुकड़ा है, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े को पूरे लूप के अलाउंग आप इकट्ठा करते जाओगे तो ये पूरा कितना बन जाएगा, उसका सरकमफेरेंस बन जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 2 पाई आर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लोज इंटीग्रल, ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। अब बी डॉट डी एल, यानी कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कितना आ गया, बी इंटू 2 पाई आर आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देके यहाँ रोक लो। अब आप बोलोगे सर अब हमको तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ का यहाँ इस्तेमाल करना है हमको, तो आप अगली लाइन लिखोगे कि बट बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ से तो हमने ये डिराइव किया था कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अभी तो डिराइव किया था हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में, ये चीज अभी हमने डिराइव की थी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो
अब आप यहाँ से आप इक्वेशन 1 और 2 को देखो, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे लिखोगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा बताओ, b इंटू 2πr है उधर उसका राइट साइड, और इसका राइट साइड क्या है, तो अब इसको नीचे ला लो, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 2πr। और यही वाला फॉर्मूला हमने पिछले वाले एम्पियर सर्किटल लॉ को जब हम डिराइव कर रहे थे तो हमने शुरुआत यहीं से की थी, और अब हम उसी चीज़ को डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा उद्देश्य था कि इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए वो हम जानना चाह रहे थे। ये आपका आंसर आ गया, इसका यूनिट लिख दो टेस्ला। आप इसका रूप बदल सकते हो, ऊपर नीचे आप अगर 2 का गुना कर दो, इसका गुणा कर दो तो ये म्यू 0/4 पाई और 2π/r हो जाएगा। दो से दो कट के इतना ही आया था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये टेस्ला। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। हमने एम्पियर्स लॉ में यहाँ से शुरू करते हुए एम्पियर सर्किटल लॉ को डिराइव किया था, याद है, और भी हमने जस्ट वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया है, लीनियर इंटीग्रल लिया, एक इक्वेशन यहाँ से बनाया और एक एम्पियर से। याद करो जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते थे तो क्या करते थे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम लोग सबसे पहले हमारे पास कोई भी कंडक्टर होता था तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले निकालते थे, फिर हम लोग किससे इक्वेट करते थे उसको, गॉस थ्योरम से बोलते थे कि बट बाय गॉस थ्योरम phi इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो फिर दोनों को इक्वेट करके, याद है आपको, फिर E की वैल्यू निकालते थे, इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते थे। वैसे यहाँ किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, B की, वो E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये B क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो काम वही हो रहा है, इसीलिए ना जब आप इस बुक के जो बीच में ऐसे हिस्से बने होते हैं ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ जानकारी वाले बातें जो होती हैं उनमें आप देखना ये लिखा है कि जो रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो हम लोग पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में कुलॉम्स लॉ पढ़े थे, गॉस थ्योरम पढ़े थे, तो गॉस थ्योरम में कुलॉम्स लॉ का ही एक्सटेंडेड रूप है, यानी कि बढ़ा हुआ रूप है, और जो रिश्ता उन दोनों में होता है, यानी कुलॉम्स लॉ और गॉस थ्योरम में जो रिलेशन था वही रिलेशन जो है बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स सर्किटल लॉ में भी है, यानी कि वही रिलेशन है, ठीक है। तो वो उसी से तुलना करके वहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये पॉइंट्स को पढ़ा कीजिए, ये जो लिखा हुआ है ना फॉर योर नॉलेज वाले पॉइंट्स, हाँ उनको आप पढ़ा करो, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं।